नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स ऑफ इंडिया और साथ में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो वायु प्रणाली है, जो थल के माध्यम से, यानी कि जो नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या वाटर हाईवेज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जल मार्ग, थल मार्ग और स्थल मार्ग, ये हम सारी चीजें बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने ये जो लेक्चर है आपका, ये 2 पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन इसको हमने एक में यहाँ पर संजो के रखा हुआ है। तो यानी कि पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स, देखिए खनिज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स के बारे में समझ लीजिए कि मिनरल्स एरिया इन इंडिया फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें मैक्सिमम मिनरल एरिया, अधिकतर जो क्षेत्र है खनिज का, वो प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ मिनरल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और देखिए एक चीज याद रखना है आपको, ये जो यहाँ पर देखिए बेलाडीला लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भाई बेलाडीला काहे की खान है, समझ रहे हैं ना, डल्ली राजहरा किस चीज की खान है। तो क्वेश्चन आपको बस यही आपको याद करना है। ये यहाँ से जब भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आएंगे अगर मिनरल्स के बारे में तो यहीं से पूछे जाएंगे। जल्दी से आयरन ओर यानी कि लौह के बारे में बात करते हैं। पहला खनिज उड़ीसा में ये पाया जाता है। बेलाडीला माइन है इसकी एक प्रसिद्ध, ये कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। बेलाडीला ये लौह की जो खान है कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। दूसरी अगर हम बात करें एक माइन की, डल्ली राजहरा, कौन सी है, डल्ली राजहरा की पहाड़ियां हैं, डल्ली राजहरा हिल्स हैं, ये भी कहां पर हैं, ये भी छत्तीसगढ़ में हैं। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा बेलाडीला खान या डल्ली राजहरा खान तो आपका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मिनरल की, वो है हमारा बॉक्साइट। कौन सा है, बॉक्साइट। बॉक्साइट की अगर हम बात करेंगे तो बॉक्साइट का एक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है कोरापुट, और ये कोरापुट कहां पर पड़ता है, उड़ीसा में। दूसरा क्षेत्र है शहडोल, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। और तीसरा गुजरात भी बॉक्साइट के मामले में कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर स्टेट में काउंट किया जाता है। तो देखिए हमने अभी देखा आपके सामने आयरन ओर के बारे में देखा, दूसरा हमने बॉक्साइट के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे कॉपर, तांबा। तांबा के बारे में अगर बात करते हैं तो तांबा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी, यानी कि मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में है तांबे के उत्पादन में। बट सबसे महत्वपूर्ण क्या है, खेतरी बेल्ट। ये खेतरी बेल्ट कहां पर है, राजस्थान में। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं वहां पर भी तांबा एक जो खेतरी माइन है, जो तांबे के उत्पादन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी उस समय भी, और आज भी ये मानी जाती है। ये अगर पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरा स्टेट है जो बॉक्साइट के, जो तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो क्या नाम हो जाएगा आपका, झारखंड। यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, खेतड़ी खान हो गई, और झारखंड स्टेट हो गया। अब हम बात करेंगे सोना की। अगर हम सोना की बात करते हैं, यानी कि सोना भी एक खनिज ही है, तो कोलार गोल्ड फील्ड बहुत महत्वपूर्ण, यह है कहां पर, यह है आपकी कर्नाटका में। एंड रामगिरी माइंस, और रामगिरी की पहाड़ियां या रामगिरी की खान है, तो वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो इनका 2 क्षेत्र हो गए, एक कोलार और दूसरी हो गई रामगिरी माइंस। फिर हम बात करेंगे चांदी की। देखिए चांदी की अगर बात करते हैं तो यह जाबर माइंस, राजस्थान। देखिए जाबर बेसिकली चांदी के लिए भी जाना जाता है और जिंक के लिए भी, जस्ता के लिए भी जाना जाता है। तो जाबर के बारे में जल्दी से हम जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जिंक माइन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट, यानी कि यह दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता खानों में से एक है। इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। जाबर के बारे में अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जिंक से रिलेटेड है और चांदी के उत्पादन में भी है कहां पर, राजस्थान में। अब हम बात करेंगे सीसा की, यानी कि लेड। सीसा के बारे में बात करते हैं तो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण माइन है सिंदेसर माइन, ये कहां पर है, राजस्थान में। और दूसरा जो शीशे के उत्पादन में जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए राज्य भी देखते जाइए और जो माइंस हैं वो तो हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट।
तो पीबी जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला में पीबी लेड या सीसा, उसके लिए कौन सी माइन है, हो गई आपकी सिंदेसर। कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। अब हम लाइम स्टोन की बात करेंगे, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं, चूना पत्थर के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे माइका, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं, यानी कि झारखंड और हो गया आपका आंध्र प्रदेश और हो गया राजस्थान। देखिए अब जो झारखंड वाला जो रीजन है वहां पर उस क्षेत्र को अभ्रक मंडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभ्रक मंडी के नाम से भी वहां पर जाना जाता है। अगला जो खनिज है वो है हीरा, डायमंड। डायमंड के बारे में एक बात करते हैं तो पन्ना, पन्ना है कहां पर, ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना माइन ये जानी जाती है हीरे के लिए। किसके लिए जानी जाती है, हीरे के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा मिनरल है कोल, यानी कि कोयला। कोयला के अगर उत्पादन में बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तलचर फील्ड, ये कहां पर है, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़, झारखंड और तलचर, ये जो 3 चीजें हैं, 3 राज्य हैं, ये कोयला के उत्पादन में जाने जाते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और तलचर एक क्षेत्र का नाम है जो कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर बात की माइंस के बारे में और माइंस के माध्यम से हमने मिनरल्स को पढ़ा। यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया जाए आपसे कि भाई कोलार की खान कहाँ है, खेतड़ी की खान कहाँ है, बैलाडीला की खान कहाँ है। ये महत्वपूर्ण खानों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछ दिया जाए कोयले के उत्पादन में कौन कौन से स्टेट्स हैं, तब भी आपका आंसर वहां पर बन सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो ट्रांसपोर्ट परिवहन की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो हम सीधे सीधे अगर आजकल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो देखिए हम सारे लोग सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं, वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं और जल मार्ग का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत इन दोनों के मुकाबले कम होता है। तो ये मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बेस है, यानी कि जो परिवहन प्रणाली है, भारत की जो परिवहन व्यवस्था है वो मूल रूप से सड़क मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा और जल मार्ग पर आधारित एक प्रणाली है। तो इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ रेलवे, रोड्स, कोस्टल शिपिंग, एयर ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा, यानी कि भारतीय परिवहन प्रणाली रेलवे, सड़क, तटीय शिपिंग और वायु परिवहन इसमें शामिल है। तो यानी कि एक तटीय शिपिंग, एक कोस्टल शिपिंग का भी एक चीज आ गई, लेकिन जो मुख्य 3 है वो मैंने बताई, वही 3 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आधार मुख्य रूप से मानी जाती हैं। अब सबसे पहले हम लोग एयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है इंडिया में। एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो भारत में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सबसे महंगी परिवहन प्रणाली है, जिसको शायद कॉमन मैन बहुत ज़्यादा एफोर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी है व्यवस्था है जो सबसे महंगी परिवहन प्रणाली के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले अगर इंडिया में बात करें, ये आया कब ट्रांसपोर्ट, ये जो एयर सिस्टम है यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया कब। एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1911 और 1911 में कहां से स्टार्ट हुआ, बिटवीन इलाहाबाद टू नैनी, यानी कि सबसे पहली जो उड़ान भरी गई वो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में भरी गई थी। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला हवाई जहाज कब उड़ा, 1911, कहां से कहां तक, इलाहाबाद से नैनी, जो कि बहुत ही नियर बाई इलाहाबाद के स्थित है। आगे अगर हम बात करते हैं कि JRD टाटा वाज द फर्स्ट पर्सन, देखिए JRD टाटा का नाम आ गया, JRD टाटा वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ सोलो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू कराची, यानी कि JRD टाटा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1931 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरी थी। यानी कि एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर क्या होगा, JRD टाटा। कब भरी उड़ान, 1931 में, कहां से कहां तक, तो आंसर होगा मुंबई से कराची तक। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, द एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फास्टेस्ट एंड कॉस्टली मोड, जैसा कि अभी हमने बताया। हालांकि सबसे तेज है, तेज होने के
अकॉर्डिंग कॉस्टली तो होना है, तो ये सबसे कॉस्टली मोड है। अब यहाँ पर देखिए इस जो प्रणाली है, जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको संचालित करने के लिए बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जिनमें अगर हम कुछ एयरलाइंस की बात करें, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, गो एयर है, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट है। तो ये सारी की सारी एयरलाइंस जो हैं ये वायु प्रणाली यानी वायु परिवहन प्रणाली को सपोर्ट करती हैं। इनकी सहायता से पूरी वायु परिवहन प्रणाली को संचालित किया जाता है। अब हम लोग वायु परिवहन प्रणाली या एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, इन 1953 में ऑल प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड। 1953 में सारी जो वैमानिक प्राइवेट निजी कंपनियां थीं, उन निजी एयरलाइंसों जो एयरलाइंस थीं उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो सीधे सीधे आंसर क्या होना चाहिए आपका 1953 में। अब इस व्यवस्था के बारे में एक और बात करते हैं कि भारतीय विमान प्राधिकरण, देखिए अब ये जो व्यवस्था आ गई, जब व्यवस्था आ गई तो आखिरकार इनकी कोई केयर करने के लिए, इनके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर मर्ज्ड ऑन 1995 टू फॉर्म एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण के गठन के लिए 1995 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विलय कर दिया गया। यानी कि इस व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और दो चीजें मिल गई, एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विलय हुआ, और वो विलय कब हुआ, 1995 में विलय किया गया। अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं वायु प्रणाली की, वायु परिवहन प्रणाली की, देयर आर मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी डिक्लेयर किए गए इंडिया में। कौन कौन से हैं उनकी भी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स यानी कि घरेलू हवाई अड्डे। देखिए घरेलू हवाई अड्डे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अंतर होता है। घरेलू के मतलब यह होता है कि इंडिया में ही वन सिटी टू अदर सिटी। अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पर कंट्री वाइज हो जाता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाता है। और डोमेस्टिक जो एक शहर से भारत में ही दूसरे शहर में उड़ान भरेगा वो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो आंसर होगा आपका हैदराबाद। दूसरी अगर हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, अगर ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, कोलकाता। तो दो के नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए। राजीव गांधी वो कहां पर है, हैदराबाद में, और अगर पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो आंसर होगा आपका कलकत्ता। अगला एयरपोर्ट देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट या सरदार पटेल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका अहमदाबाद। दूसरा चेन्नई एयरपोर्ट। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे हवाई अड्डे हैं। अगर कभी आपसे वीर सावरकर पूछा जाए, देखिए ये कई बार पूछा गया है इसलिए मैं बता देता हूं, तो आपका होगा अंडमान निकोबार। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो आपका आंसर होगा लखनऊ। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कहां पर है। तो इसको आप लोगों को, कुछ एयरपोर्ट्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें, भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहते हैं हम लोग भारत का सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सफाई सुथराई वाला, सबसे ज्यादा मोस्ट नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट की बात करेंगे, मोस्ट क्लीनेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज मंगलुरु एयरपोर्ट। याद रखिएगा कहां पर है, ये कर्नाटक में है। इसको सबसे साफ सफाई वाला हवाई अड्डा डिक्लेयर किया गया था। अब यहां पर हवाई अड्डे के अंतर्गत अगर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं
कंप्लीट सोलर बेस्ड एयरपोर्ट अगर कभी पूछा जाएगा, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर या सौर प्रणाली पर आधारित हवाई अड्डा कौन सा है, तो आंसर होगा आपका कोचीन हवाई अड्डा। और ये कहां पर है, ये केरला में है। याद रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। फुल्ली ये जो पूरी तरीके से है यानी कि फुल्ली सोलर बेस्ड, कंप्लीटली सोलर बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो कोचीन आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक प्रणाली भी चलाई गई है, वायु प्रणाली, वायु परिवहन प्रणाली के अंतर्गत, उसको हम लोग बोलते हैं उड़ान। उड़ान क्या है, द उड़ान स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज रीजनल कनेक्टिविटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी। अब ये रीजनल कनेक्टिविटी क्या है, इसको बढ़ाने के लिए एक प्रणाली आई, वो प्रणाली क्या कहलाती है, उड़ान। क्या कहलाती है, उड़ान। उड़ान के मतलब क्या है, देखिए इसको रखा गया है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि अब आम नागरिकों के लिए भी सरकार ने क्या किया, उड़ान प्रणाली लाई। इज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, यह सरकार द्वारा चलाई गई एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना कहलाती है। तो उड़ान के बारे में अगर कभी पूछा जाएगा तो उसका देखिए एक टैगलाइन रखा गया है, एक स्लोगन टाइप से है कि उड़े देश का आम नागरिक। ये किस लिए है, ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए उड़ान प्रणाली संचालित की गई है। अब उड़ान आई कब, अंडर उड़ान फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम शिमला। इस उड़ान प्रणाली के अंतर्गत पहली जो फ्लाइट शिमला से दिल्ली के बीच में उड़ान भरी गई, और वो कब उड़ान भरी गई, 2017-18 में शिमला से दिल्ली के बीच में उड़ान भरी गई थी। अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो ये कम मात्रा में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि जो सामान है, माल है, इन सारी चीज़ों के जो ट्रांसपोर्ट है वो इस व्यवस्था का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन जो कन्वेंस के लिए जो हम लोग ह्यूमन जो यूज़ करता है वो शायद इंडिया में अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग कम करता है। सड़क और वायु परिवहन के अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पर इस व्यवस्था का मानव कम प्रयोग करता है। जल्दी से हम जान लेते हैं भारत की जल परिवहन प्रणाली। 1946 में भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा 6 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित किए गए, यानी कि कितने NW नेशनल वाटर हाईवे हैं, तो कितने डिक्लेयर किए गए, 6। ठीक है, अगर हम देखिए 6 डिक्लेयर किए गए, लेकिन टोटल अगर बात करें, टोटल 106 वाटर हाईवेज इन इंडिया। टोटल जो है वो वाटर हाईवे छोटे बड़े सब मिलाकर के कितने, नेशनल नहीं कहेंगे, नेशनल है 6, लेकिन छोटे बड़े सब मिलाकर के कितने हैं, 6। विच आर फंक्शनल सून 5 न्यू वी एडेड, यानी कि भारत में 106 जलमार्ग कार्य कर रहे हैं, जल्द ही 5 और जोड़े जाएंगे, ऐसा सरकार ने अनाउंस किया है। टोटल अगर एरिया की बात करें कितना कवर होता है, टोटल 120,275.5 किलोमीटर इज कवर्ड बाय दीज वाटर हाईवेज, यानी कि इन अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कुल 20275.5 यानी कि 20275.5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। अब इस व्यवस्था में हम लोग जल्दी से कुछ इसके जो वाटर हाईवेज हैं, नेशनल वाटर हाईवेज, उनके बारे में बात करेंगे। फॉलोइंग वाटर हाईवेज आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटर हाईवे। कुछ जो जलमार्ग हैं उनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। कौन कौन से, पहला देख लेते हैं NW1। NW1 की अगर बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, ये किस नदी पर है, गंगा पर, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। दूसरा अगर NW2 की बात करते हैं, अब NW2 जो है वो धुबरी से सादिया के बीच में है। अगर पूछा जाएगा ये किस नदी पर है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तीसरा अगर हम जलमार्ग की बात करेंगे, तीसरा है हमारा NW3 यानी कि नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3। ये कोल्लम टू कोट्टापुरम है। कहां तक है, कोल्लम टू कोट्टापुरम। अगर यह पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो आंसर आपका क्या होगा, पेरियार नदी पर स्थित है। फिर हम NW4 की बात करते हैं। NW4 की अगर बात करते हैं तो ये आपका काकीनाडा टू मरक्कानम है। कहां से कहां तक है,
काकीनाडा से मरक्कानम, और किन नदियों पर है, ये गोदावरी और कृष्णा नदियों पर स्थित है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार आपके एनडब्ल्यू से पूछे जाते हैं। अगला एनडब्ल्यू हम डिस्कस करते हैं, एनडब्ल्यू नंबर 5 यानी कि नेशनल वाटर हाईवे नंबर 5। इसकी अगर बात करते हैं, महानदी और ब्राह्मणी पर मंगलगढ़ी से पारादीप, याद रखिएगा ये क्या है आपका, मंगलगढ़ी टू पारादीप, ठीक है। एंड तलचर टू, अगर हम बात करेंगे तलचर से लेकर के ये आता है धामरा तक, ठीक है ना। अगर रिवर पूछी जाएंगी तो रिवर आप बता सकते हैं, महानदी है और ब्राह्मणी है, यानी कि महानदी और ब्राह्मणी नदी पर है, कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे कि मंगलगिरी से लेकर के ये पारादीप तक और तलचर से लेकर के धामरा तक ये स्थित है। अब हम NW6 की बात करते हैं। अगर NW6 यानी कि नेशनल वाटर हाईवे नंबर 6 की बात करते हैं तो ये लखीपुर से भंगीपुर के बीच में है, और ये किस नदी पर है, तो आंसर है इसका आपका बराक रिवर, यानी कि लखीपुर से भंगीपुर तक है और किस नदी पर है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 6, तो आंसर क्या होगा आपका बराक नदी। अब जल प्रणाली के तहत कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों के बारे में बात करते हैं। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर हम बात करेंगे, पहला जो बंदरगाह है यह है आपका कांडला। कांडला बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसका अब नाम रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट, यानी कि इसका नाम क्या रखा गया है, दीनदयाल पोर्ट। ये कहां पर है, ये गुजरात में स्थित है। दूसरी अगर हम बात करेंगे हल्दिया पोर्ट की, हल्दिया पोर्ट कहां है, ये वेस्ट बंगाल में है। याद रखिएगा, कांडला के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, चाहे करंट अफेयर्स का बने चाहे आपका जियोग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है कि कांडला कहां पर है, तो आंसर क्या होगा आपका गुजरात। इसका नाम अब क्या हो गया है, तो आंसर क्या होगा आपका दीनदयाल पोर्ट। हल्दिया कहां पर है, हल्दिया पोर्ट, तो आपका आंसर क्या होगा वेस्ट बंगाल। दूसरे अगर हम पोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर है आपका मुंबई में एक पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको हम लोग नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का एक और बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है गोवा का, जिसको हम लोग कहते हैं मर्म गोवा या मर्म गांव के नाम से जाना जाता है, मर्म गोवा भी कहा जाता है, मर्म गांव भी कहा जाता है। फिर है मैंगलोर, ये कर्नाटक में है। फिर है कोचीन बंदरगाह, ये आपका केरल में स्थित है। तो यानी कि ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जल परिवहन प्रणाली के तहत हो गए। अब हम बात करेंगे भारत की सड़क परिवहन प्रणाली। सड़क परिवहन प्रणाली की अगर बात करते हैं तो भारत में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो सबसे ज्यादा इसी स्रोत को, रेल वगैरह को भी फॉलो किया जाता है और सड़क को भी फॉलो किया जाता है। ये दो सबसे ज्यादा बिजी मार्ग माने जाते हैं परिवहन प्रणाली के। अगर हम रोड यानी कि सड़क व्यवस्था की बात करते हैं, सड़क परिवहन की, तो सड़क दूर दराज के गांव तक जाती है, आंतरिक ग्रामीण इलाकों को और उन क्षेत्रों को जोड़ने में मदद करती है जो रेलवे से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी कि रेलवे हर जगह तो नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी हैं आज भी इंडिया में जहां पर रेल पटरियां नहीं बिछी हुई हैं, यानी कि वहां पर रेल परिवहन का साधन नहीं है, वहां पर सिर्फ सड़क ही परिवहन का साधन है। तो यानी कि दूर दराज के जो क्षेत्रों को, यानी कि गांव से शहर की जो पहुंच है वो कहीं ना कहीं इस सड़क परिवहन प्रणाली के द्वारा ही संचालित की जाती है। अब अगर कुल लंबाई की बात करेंगे भारत में सड़कों की कुल लंबाई, तो टोटल लेंथ लगभग 44 लाख किलोमीटर के तहत आती है। कितनी आती है, 44 लाख लगभग किलोमीटर, ये पूरी सड़कों की लंबाई मानी जाती है। अब अगर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग इसको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें और बहुत बड़ी सड़कें जिनको कि नेशनल हाईवे बना दिया गया, तो इसके अनुसार सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला राजमार्ग में वर्गीकृत कर दिया गया। नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सड़कें हैं, इन यानी कि छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें और नेशनल हाईवेज में इनको डिवाइड कर दिया गया। अब इनका रखरखाव कौन रखेगा, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, आर मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको जो रखरखाव की व्यवस्था करता है वो करती है केंद्रीय सरकार। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे यह है NH44, NH44। अब NH44 कहां से कहां तक है जान लेते हैं। कवच श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यानी कि यह श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक यह पूरा एक रेल मार्ग बना हुआ है। इसकी टोटल अगर दूरी की बात करेंगे तो यह 3700
45 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। सड़क का जो ये पूरा परिवहन है ये माना गया है कितनी है दूरी, 3745 किलोमीटर, 3745। अगर कभी पूछा जाएगा सबसे लंबा NH कौन सा है तो आंसर आपका क्या होगा, NH 44। अब हम लोग बात करेंगे द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, यानी कि जो टोटल लंबाई है वो किस राज्य में है सड़कों की, तो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। कहां पर होगा, सड़कों की कुल लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, सबसे मैक्सिमम लंबाई है। अब एक देखिए, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई थी, परियोजना थी, जिसमें 4 मेट्रो शहरों को, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को किस परियोजना के तहत जोड़ा गया, तो आंसर क्या होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जोड़ा गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण NH की बात करते हैं, नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, जिसमें पहला जान लेते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, न्यू दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक के बीच में है। दूसरा NH7 जो कि सबसे बड़ा लंबा माना जाता था पहले, तो इसके बारे में बात करेंगे। यह है NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। ये कहां से कहां तक है, बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तीसरा जो मार्ग है महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे वो है NH27, ये इलाहाबाद से वाराणसी के बीच में है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बात की महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की, यानी कि NH नेशनल हाईवेज की। अब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि रेल प्रणाली की। भारत में अगर रेल प्रणाली की बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था के रूप में उभरती है। यानी कि शायद अगर रेलवे न होता तो बहुत पहले, अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया में बात करते हैं, यानी कि मॉडर्न इंडिया में, तो एक बात कही जाती थी, रेलवे ना होता तो भारत ना होता। ये एक बात कही गई है, क्योंकि मैक्सिमम जो कवरेज अब हो गई है और लोग जो प्रेफर कर रहे हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, रेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि सड़क व्यवस्था और रेल व्यवस्था में अगर आपको लॉन्ग जर्नी जाना है, जैसा कि सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग जर्नी जाना है तो रेल को प्रेफर किया जाता है। बट अगर शॉर्ट टाइम प्रेफर कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आपको एयर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट वहां पर वो कॉस्टली मोड में पाया जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा कवरेज, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो जेन्युइनली तरीके से जो लोग यात्रा करते हैं वो सबसे ज़्यादा रेल परिवहन व्यवस्था के तहत ही आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन ये चलाई कब गई। भारत में अगर पहली ट्रेन रेल लाइन की बात करें 1853 में बंबई से थाने के बीच में सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1950 में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 1853 में 34 किलोमीटर की यात्रा की गई और 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। इंडियन रेलवे इज द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। समझ रहे हैं ना ये बात, यानी कि भारतीय रेलवे रूस, अमेरिका, चीन के बाद में दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे है। यानी कि रसिया नंबर 1 हो गया, फिर अमेरिका हो गया, फिर चीन हो गया और फिर भारत का नंबर आता है। यानी कि 4थे नंबर पर भारत की रेल परिवहन व्यवस्था मानी जाती है। इंडियन रेलवे को डिवाइड कर दिया गया है ताकि एक सुचारू व्यवस्था बनी रहे। डिविजन्स में, मंडल्स में, जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है और कितने जोन्स में, 18 जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और जो नवगठित इसका जो 18वां जोन बना है वो है दक्षिणी तट रेलवे। याद रखिएगा कौन सा है, साउदर्न कोस्ट रेलवे को 18वें मंडल के रूप में डिक्लेयर किया गया है। एक मेट्रो को भी डिक्लेयर किया गया था 17वां जोन, याद रखेंगे, कलकत्ता मेट्रो को 17वें जोन के रूप में और 18वें जोन के रूप में डिक्लेयर किया गया है, वो है आपका साउदर्न कोस्टल रेलवे। ठीक है, दक्षिणी तट रेलवे का अगर मुख्यालय जो है, अगर हम बात करें जो 18वां बना है, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम यानी कि जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको 18वें जोन के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने बात कर ली आपकी मिनरल्स की, दूसरी ट्रांसपोर्ट में हमने बात की, एयर की बात की, उसके बाद में हमने रोड्स की बात की, उसके बाद में हमने रेल प्रणाली यानी कि ट्रेन व्यवस्था की बात की। तो ये हमारा मिनरल्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का सेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।